नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। आधुनिक कहे जाने वाले बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहर अब जल संकट से जूझ रहे हैं। दूसरे शहरों से पानी के टैंकरों के जरिए इन शहरों के लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, राजस्थान के बाड़मेर और बीकानेर, महाराष्ट्र के विदर्भ में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन इलाकों में पेयजल की समस्या विकराल होती जा रही है और ये साल दर साल हकीकत कुछ इसी की तरह की दिखती है। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। अनुमान है कि 2030 तक देश में पानी की मांग मौजूदा वक्त से दोगुनी हो जाएगी। देश के लगभग 55% कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं और विगत 10 वर्षों में भूजल का स्तर औसतन 54% की इसमें कमी आई है। जलाशय सूख रहे हैं और नदियों में पानी के बहाव में भी कमी दिख रही है। ये स्थिति तब है जबकि देश में प्रतिवर्ष 1170 मिलीमीटर औसतन वर्षा होती है, जो पश्चिमी अमेरिका से 6 गुना अधिक है। तो ऐसे में सवाल है कि हर साल पेयजल का संकट हमारे सामने क्यों खड़ा होता है, इसका इलाज या इसका उपाय क्या है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं जिनके जरिए आज समझेंगे इस पूरे अहम मसले को। स्टूडियो मेरे साथ हैं वी.डी. शर्मा हैं, आप सांसद हैं लोकसभा से, बीजेपी से आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान एस.के. हलदर हैं जो कि सदस्य हैं सेंट्रल वाटर कमीशन से, आपका स्वागत है। हमारे साथ ज्योति शर्मा हैं, प्रेसिडेंट हैं फोर्स NGO जो पानी के लिए काम करती हैं आप, और विजय जवांदिया हैं, फॉर्मर लीडर हैं और पानी के लिए आप काम करते हैं नागपुर और उस पूरी बेल्ट में। आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत में करना चाहूँगा हलदर साहब, जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, एक वो बेल्ट जो कि हर साल हम देखते थे, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे वो राजस्थान का इलाका हो, महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका हो, ये अमूमन वो बेल्ट थी जहाँ पर हम मानते थे कि यहाँ पानी संकट गर्मियाँ शुरू होते ही होता है। अब तो चेन्नई जैसे शहर, बेंगलोर जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहरों में पानी का, पेयजल का, जो पीने के पानी का संकट है वो गहरा चुका है। ऐसा क्यों? एक्चुअली देखिए, बात यह है कि बुंदेलखंड जो एरिया है, वहाँ जो पॉपुलेशन है वो प्लेटू एरिया है। वहाँ की रिवर सिस्टम जो है, नॉर्मली जो है मानसून जब 4 महीने इफेक्टिव होता है तो रिवर सिस्टम जो है वो 6 महीने जो है वो एक्टिव रहती है। उसके बाद जो है वो नदियाँ सूख जाती है। तो आप जो है बाकी लीनेस्ट पीरियड में अगर हम बात करें कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब बारिश बिल्कुल नहीं होती है और गर्मी जो है वो अपने पूरे उसमें रहती है, उस समय वो पानी जो है बारिश अगर आपने स्टोर किया हुआ हो तो वो पानी आप उस समय उपयोग कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बुंदेलखंड में स्टोरेजेस जो है वो बहुत कम है। इस वजह से वहाँ इनफैक्ट सिंचाई के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी, इंडस्ट्रियल वाटर के लिए भी वहाँ पे ये क्राइसिस है। वहाँ पे कुछ बड़ी परियोजनाएं जो है जो पिछले विगत 1 दशक में बनी है, कुछ नई परियोजना भी वहाँ पे प्लान्ड है। तो अगर इनका हमने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है तो डेफिनेटली बुंदेलखंड में ये स्थिति जो है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन जो नए शहर जब बात कर रहा हूँ, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली में सब अगर कुछ है यहाँ पर जी, लेकिन पानी दूर होता जा रहा है। दिल्ली में ये है कि दिल्ली की टोटल जो आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है वो रफली अबाउट 850 MGD करीब पानी है। और ये सारा पानी जो है ये हमारा अपर यमुना बेसिन से आता है। आधा पानी उसमें से अपर यमुना बेसिन से आता है और उसमें से करीब 1 तिहाई पानी जो है वो भाखड़ा, ब्यास, सतलज जो लिंक है उनसे हमारे पास आता है। फॉर्चुनेटली जो है एज ऑन डेट आज की तारीख में भी इस साल जो है लीनेस्ट पीरियड में स्नो मेल्ट बड़ा अच्छा हुआ है। जो मार्च, अप्रैल, मई में आज में भी यमुना में इनफैक्ट सरप्लस पानी है। तो हमें अभी भी जो है वो क्राइसिस वाली कंडीशन नहीं है। अगर आज भी हमें दिल्ली के लिए अगर थोड़ा बहुत पानी एडिशनल भी ज़रूरत पड़े, 100 क्यूसेक की भी ज़रूरत पड़े, वो पानी अवेलेबल है। तो वो मानसून के आने तक वो चीज़ें जो है हम मीटअप कर सकते हैं। दिल्ली इज़ कंफर्टेबल उस मामले में। ओके, विजय साहब, क्योंकि आप नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप कमोवेश किसी एक इलाके को हम छोड़ दें और ऑल पूरे देश की बात करें, तकरीबन 42% हिस्सा ऐसा है देश का जहां पर पीने के पानी की क्राइसिस जून और जुलाई में बढ़ जाती है। मैं कहूं कि काफ़ी ज़्यादा है। ये वजह क्या है कि पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा या देश के अलग अलग हिस्सों के, चाहे वो आधुनिक शहर हो या फिर ग्रामीण इलाका हो, ये संकट हर साल बढ़ता जा रहा है?
आपको मेरा आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल, बताएं। नहीं, देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने पानी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। बारिश भले ही उतनी हो, विदर्भ में 1000 mm के करीब बारिश होती है, 40 इंच के करीब बारिश होती है। बारिश बहुत ज्यादा कम होती है ऐसा नहीं है। सिर्फ आजकल ये हो गया क्लाइमेट चेंज से कि बारिश के दिन कम हो गए हैं, कम दिन में कम समय, और बारिश में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। परंतु हुआ यह है कि हमने पानी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। खेती में भी पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है, कुओं की संख्या बढ़ गई है। हम जितना भी पानी रोकने का और जमीन में उसको डालने की कोशिश गांव-गांव में कर रहे हैं, जिसको महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार बोलते हैं या पानी अड़वा, पानी जिरवा बोलते हैं, और ये पूरे देश में लागू है। हम ये सब कर रहे हैं। आमिर खान इसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। परंतु गांवों में, खेतों में, शहरों में अगर कुओं के और बोरवेल की संख्या बढ़ते रहेगी और पानी अमर्याद रूप से जमीन से निकालते रहेंगे तो ग्राउंड वाटर नीचे जाने वाला ही है। और सिर्फ ग्राउंड वाटर ही नहीं, तो गांव में से जो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, उन नदियों की धार भी, उनका अविरत बहना भी ये रुक जाता है, क्योंकि उनका जो पानी है वो सब कुएं साइफन से खींच लेते हैं। इसलिए मैं कई दिनों से ये मांग कर रहा हूं कि पानी रोकना और जमीन में मुराने के साथ साथ हमको 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से कितने हॉर्स पावर से पानी निकालना चाहिए, इसका भी अध्ययन करके एक मर्यादा बनानी पड़ेगी। और नहीं तो ये और जल्दी जल्दी होने वाला है। मैं आपको वर्धा शहर की बात बताता हूँ। इस साल की वर्धा शहर में आज तक के कभी भी पानी की कभी तकलीफ नहीं गई। इस साल 10 दिन में एक बार नगर पालिका पानी दे रही है, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। और आज तो यह रिपोर्ट है कि जिस बांध से वहां पानी सप्लाई होता था, उसमें अब 1 दिन का भी पानी बचा नहीं है। विजय जी, ये कई शहरों के हालात हैं। आपने जो कहा कि आधुनिक शहरों की बार बार बात कर रहा हूं मैं, चेन्नई जैसे शहर में प्राइवेट कंपनियों ने अपने दफ्तरों को बंद कर दिया है। वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर में रहिए और वहीं से आप काम कीजिए, इस तरह के कदम उठाने की मजबूरी सामने है। शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि देश में इस पानी संकट से निपटने के लिए हमारी सरकारें, केंद्र, राज्य जो सिस्टम है वो कैसे तैयार है, कितना तैयार है और किस तरफ जाता दिखता है? मैं ऐसा मानता हूं कि पानी की समस्या पूरे एक देशव्यापी है। अभी आपने जो बुंदेलखंड की जिस प्रकार से बात की, मैं वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मैं पूरे लोकसभा के अंदर जब कैंपेनिंग में गया हूँ तो लोगों ने मुझे एक ही बात कही कि साहब इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल पानी आप उपलब्ध करा दीजिए। पेयजल की समस्या, यानी जनता की हालत आज ये है कि गांव के अंदर, आप शहर की बात जो कर रहे हैं, शहर तो क्योंकि शहर को तो कंज्यूम ही करना है, गांव को तो पानी, मुझे लगता है कि वो पानी इकट्ठा होकर के नदियों में सारी जो प्रबंधन है वो उसी रीजन में होना है, वहाँ से ही पानी लिफ्ट होकर के शहरों के अंदर पहुँचता है। लेकिन उन स्थानों पर भी आज हालात ये हैं कि लोगों के पीने की पानी और सिंचाई दोनों की आज व्यापक कमी होने के कारण से आम जनता इस बात को लेकर के त्रस्त है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे मैं बुंदेलखंड में देखता हूँ, अभी आपका हल्दर जी ने जिस बात का उल्लेख किया, बुंदेलखंड परियोजना में पानी को लेकर के बहुत सारी परियोजनाएं बनी। 5-5 साल से 10-10 साल से वो परियोजनाएं काम कर रही हैं, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हुई। क्योंकि मैंने जो देखा है कि जिस प्रकार का आपने उल्लेख किया कि जो टोपोग्राफी उस रीजन की है, उस रीजन में पानी 2-3 लेयर्स में, यानी पहाड़ी का इस प्रकार का एरिया है कि पानी आता है और नीचे चला जाता है। अब उसको तो रोकना चाहिए, तो रोकने के लिए डैम बने हैं। रुंज डैम हमारा ये है कि 5 साल से केवल इसलिए रुका है कि उसके अंतर्गत जो भूअर्जन देना चाहिए किसान का, वो सरकार ने आज तक नहीं दिया, इसलिए उसकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। तो योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग और इनको समय पर कैसे पूरा करना सबसे बड़ा, मैं अभी देख रहा, अभी मेरे क्षेत्र में पवई की हमारी एक परियोजना है, पूरे गांव के अंदर 109 गांव के अंदर पाइपलाइन बिछ करके तैयार है, लेकिन डैम तैयार नहीं। ऐसी कई चीज़ें सरकारों ने इस पर काम किए हैं, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग और समय पर ये योजनाएं पूरी हों। तो मैं 5-7 मेरे क्षेत्र के अंदर तो ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में, अब बरियारपुर डैम पर हमारे क्षेत्र की एक सिंचाई की, अपने पेयजल की परियोजना केवल इसलिए लंबित है
कि मध्य प्रदेश की ज़मीन में मध्य प्रदेश का ही डैम है, उसमें आधिपत्य उत्तर प्रदेश का है, लेकिन उसको लिंक करने के लिए 1 किलोमीटर का भी एरिया नहीं है। तो कई गांव सिंचित होंगे और उससे उनको पेयजल की उपलब्धता मिलेगी, लेकिन तकनीकी तौर पर वो परमिशन नहीं है, 5 साल से पूरी नहीं हो रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन इनको समय पर पूरा करना और इनकी मॉनिटरिंग करना, इस बात की बहुत आवश्यकता है। ये एक कमी दिखती है। ज्योति, क्योंकि आप काम कर रही हैं इसी फील्ड में, पहला सवाल तो उठता है कि क्या वाकई, जब मैं आंकड़े देख रहा था 2008 में जो हमारी देश में पानी की डिमांड थी, मांग थी, उससे 2019 आते आते दोगुनी हो गई है। पॉपुलेशन उस रेशियो में बढ़ी नहीं है, तो आखिर डिमांड दोगुनी हो क्यों रही है? क्या पानी की बर्बादी हम ज़्यादा करने लगे हैं? और दूसरा ये कि जैसा कि कहा अल्दर साहब ने, और जो IMD के आंकड़े हैं मौसम विभाग के, कि बारिश में कोई ख़ास इतनी ज़्यादा कमी नहीं है कि पानी हमारे देश में कम होता चला जा रहा हो। तो फिर आखिर वजह क्या है कि पानी की इतनी कमी साल दर साल बढ़ती क्यों दिखती है हमें? एक्चुअली कई मल्टीपल लेयर्स में कारण है। आपने जो पहला सवाल किया कि पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ी पर पानी की ज़रूरत इतनी क्यों बढ़ गई, कारण यह है कि हम इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और उसका जो वाटर फुटप्रिंट है, हर इंडिविजुअल का जो वाटर फुटप्रिंट है, वो वाटर फुटप्रिंट बढ़ रहा है। सो वाटर फुटप्रिंट से मतलब ये हुआ कि अगर हम आज से पहले सब अगर केवल शाकाहारी खाना खाते थे और आज मीट की कंजम्पशन बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली आपके पानी का प्रयोग 4 गुना बढ़ गया। तो इस तरह के छोटी छोटी चीज़ों से हर प्रति व्यक्ति पानी के सिस्टम के ऊपर भार जो है वो बढ़ गया है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि बारिश कम नहीं हुई, पर उसका नेचर चेंज हो गया है और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। पानी का अगर नेचर चेंज हुआ तो क्या हम उसके मुताबिक बदले? क्या हमने उसको स्टोर करने का इस नई रियलिटी को एक्सेप्ट किया? मेरा तो जो मैंने देश विदेश में जितना भी देखा, मुझे ये समझ में आया कि जहाँ लोगों ने अपनी एक सिचुएशन को समझ लिया, पहचान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ पर वो उसके लिए एक तरीका भी बना लेते हैं। इज़राइल में अगर उनको मालूम है कि पानी कम है तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को उस कम पानी से चलाने का तरीका ढूंढ लिया, पर हमने अभी तक शायद ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारे यहाँ पर भी अब पानी की पॉपुलेशन के मुताबिक थोड़ी कमी है और हमें उसके मुताबिक अपने आप को बदलना है। विजय जी, अब सवाल यह कि जो हमारी इस वक्त की ज़रूरतें हैं पानी को लेकर, और जो एक समाज का तरीका है, यानी कि हर इंसान जो पानी का इस्तेमाल कर रहा है, खर्च कर रहा है, उस पानी की कमी के बीच जनसंख्या या समाज या व्यक्ति सोचता है सरकार कुछ करेगी, सरकार कहती है कि पानी को बचाना और उसके बाद इस्तेमाल वो ज़्यादा बड़ा है, तो इसका रास्ता निकलेगा किससे और कैसे? देखिए, अभी जो बहन जी कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। मेरा ये मानना है कि हम इजराइल की जब बात करते हैं और इजराइल की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इजराइल में वहाँ के खेती में जो पानी इस्तेमाल होता है और किसान वहाँ जो खेती करता है उसको सरकार कितना इकोनॉमिक सपोर्ट देती है उसके बारे में बात नहीं करते, वहाँ की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा बहन जी ने कि हमारा हर एक का पानी का इस्तेमाल करना बढ़ गया है, क्योंकि हमारी विकास की जो व्याख्या है वो यह है कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मोर, यू आर मोर डेवलप्ड। ये तो हमारी हाई कॉस्ट इकोनॉमी जो हमने अडॉप्ट की वो हुआ है, और उसके साथ साथ में हमारे खेती क्षेत्र पे हमको बहुत गंभीरता से सोचना होगा। मैं बार बार कहता हूं कि जो ये एक नारा दिया जाता है पॉलिटिकली, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, हमको पहले इसको बदलना होगा। हम ना हर हाथ को काम दे सकते अब, क्योंकि अब रोबोट आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, और हम हर खेत को पानी देने की भी भाषा को बदलना होगा। यूरोप में 6 महीने अगर बर्फ गिरती है तो वहां बर्फ पर खेती करो, ऐसा कोई किसान को नहीं कहता है। फिर हम असिंचित खेती को हमारी अर्थव्यवस्था में मुनाफे का करने के लिए, और वो किसान इसमें जी सके, इस तरह से उसको सरकार के तिजोरी में से मदद करके वैसी पानी की बचत करने की बात क्यों नहीं करते हैं? हम बाकी के खर्चे की बात क्यों करते हैं? हम रिवर, नदियां जोड़ने की बात करते हैं, पर नदियां जोड़ने पे जो खर्चा होने वाला है और नदियां जोड़ने के बाद में जो पानी उपलब्ध होगा, उस पानी की पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, और क्या वो कॉस्ट हम वो पानी इस्तेमाल करने वाले से वसूल कर सकेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमको बहुत ही
पूरे विचार से विचार करना पड़ेगा हमारे नियोजन से, और पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मोर यू आर मोर डेवलप, इस व्याख्या को भी बदलना पड़ेगा। और असिंचित खेती, सूखी खेती, ये मुनाफे की कैसी हो, इसके तरफ हमें हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। नहीं तो आज पंजाब में 5 नदियां बह रही है पर वहां पे भी ग्राउंड वाटर नीचे नीचे जा रहा है। अब कहते हैं कि वहां की पैडी की फसल को हमको बदलना होगा, पर अगर दूसरी इकोनॉमिक क्रॉप नहीं होगी तो पैडी को कैसा बदलेगा? वेस्टर्न महाराष्ट्र में या यूपी में सिर्फ गन्ना ही मुनाफे की फसल होगी तो कौन गन्ने को बदलेगा? जिसके पास में पानी जाएगा वो गन्ना ही लाएगा। बिल्कुल, आप ऐसा लगता है कि क्रॉप पैटर्न और जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां पर नहीं तो सिर्फ पीने के पानी का ही सवाल नहीं, इंसान को जिंदा रहने का सवाल भी खड़ा हो जाएगा। सवाल सर यही पर आ चुका है, पीने के पानी के बाद जिंदा रहने का सवाल दिखता है कई इलाकों में जिस तरीके के हालात दिखते हैं। और एक सवाल खड़ा होता है ज्योति कि क्या पब्लिक जनता इतनी अवेयर दिखती है पानी को लेकर, चाहे वो शहरी इलाके हो या ग्रामीण, या जिन शहरों में पानी की किल्लत होती है वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम या जनता अवेयर दिखती है, लोग उस तरीके से सोचते हैं, लेकिन बाकी जो पब्लिक है वो इंतजार करती है कि जब हालात हमारे सामने या हमारे शहर में ऐसे होंगे तब हम तैयारी करेंगे। मुझे लगता है कि जनता में ये धारणा है कि पानी देना सरकार का काम है, तो जनता उसकी जिम्मेवारी नहीं लेती। उनको ऐसा नहीं लगता कि ये वाटर इज़ माय प्रॉब्लम, वाटर इज़ द गवर्नमेंट प्रॉब्लम। ये एक कॉमन सी धारणा है। मैंने जब मुश्किल बढ़ती है तब हम ये सोचते हैं कि लोगों का रुझान जो है वो थोड़ा पानी को बचाने की तरफ होगा। वैसा घर के लेवल पर तो है, पर जो कम्युनिटी लेवल है उस लेवल पर मुझे ऐसा नहीं दिखा कि आदमी मुश्किल के समय में ज़्यादा समझदार बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिसी लेवल पर ये भी कुछ विचार करने की ज़रूरत है कि हम क्या करें जिससे कि जनता को अपने पानी की सप्लाई और अपनी पानी के प्रति जिम्मेवारी उसके बीच में कोई लिंक दिखे। जैसे पुराने ज़माने में गांव थे तो गांव को मालूम था कि गांव के पानी जो है वो उसी जोहड़ में ही है, जोहड़ के बाहर से पानी नहीं आएगा कहीं से। तो वो समय लगाते थे, विचार करते थे कि कैसे उस पानी को बचाया जाए। अब मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मुझे मालूम है कि पानी दिल्ली की सरकार या भारत सरकार कहीं ना कहीं से मुझे लाकर दे देगी, और नहीं देगी तो कोई अपनी जिम्मेवारी ख़त्म हो चुकी है और शायद उसकी तरफ पॉलिसी मेकर्स को कुछ ध्यान देना पड़ेगा। शर्मा जी, तो क्या ये कहा जाए कि जब सरकारें ट्रेन या रेल टैंकरों से पानी की सप्लाई करती हैं किसी इलाके में, भले ही उनका मकसद ये हो कि ज़िंदगी वहाँ पर चलती रहे, लेकिन ये गलत आदत पड़ती जा रही है जनता की, समाज की, और अवेयर होने की बजाय वो जो कह रही ज्योति कि उनका लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी कि पानी कहीं से खरीद के लाया जाएगा या फिर फैक्ट्री में बनाया जाएगा। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि वास्तव में समाज की जिम्मेदारी और समाज की सहभागिता, वही अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। माननीय मोदी जी ने अभी सरकार बनने के तत्काल बाद सभी सरपंचों को पत्र लिखा है कि अपने गांव का पानी अपने गांव के अंदर कैसे रोका जाए। ये सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में अपने पानी को हम अपने घर के अंदर कैसे रखें। मुझे ध्यान में गांव के अंदर कोई टेक्निकल मैनेजमेंट नहीं था, मैं भी किसान का बेटा हूं। गांव के अंदर मैंने देखा है कि घर का पानी सोखता गड्ढा, आज तो वो टेक्निकली चीज़ें शब्द आ गए, पहले तो ये था कि वो पानी घर का है उसी जगह पर पेनिट्रेट होगा और वो नीचे जाके पर्कुलेट होकर के जो वाटर लेवल जिससे बढ़ता था। गांव के तालाबों को नेचुरली समाज, कोई सरकार की योजना नहीं होती थी, गर्मी के दिनों में तालाब को गहरीकरण करना है, ये नेचुरली होता था। तो ये सारी चीज़ें पहले थीं, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है जो आपने कहा, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जिम्मेदारी लोगों की एहसास उसको होना कि ये हमारी जिम्मेदारी है समाज की, जिसके लिए माननीय मोदी जी ने बड़ी पहल की है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पानी को रोकना, जो वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम कह रहे हैं, घर के पानी को ज़मीन में कैसे रोका जाए, और छोटी छोटी ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे मेरा क्षेत्र मैंने कहा आपको, बुंदेलखंड के क्षेत्र में हम पानी को रोकने के लिए बड़े बांधों से काम नहीं चलेगा। छोटे छोटे स्ट्रक्चर के आधार पर जो नाना जी ने चित्रकूट के अंदर प्रयोग किया और उसका सफल प्रयोग हुआ, इन प्रयोगों को हमको मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में करना पड़ेगा, जिससे पानी रुके, और पानी के रुकेगा तो फिर किसान को भी उपयोग होगा और पानी का वाटर लेवल भी कहीं ना कहीं उसके कारण से बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे इरीगेशन के अंदर ड्रिप इरीगेशन है, हमारा स्प्रिंकलर के माध्यम से इरीगेशन है, किसानों में ये अवेयरनेस चाहिए कि पानी को हम कैसे उपयोग करें जिससे हमारी फसल भी हो और पानी की उपलब्धता जो फ्लो में होता है,
जो बरसात का पैटर्न बदलने की बात जो हुई कि बरसात का पैटर्न बदल गया, जो अभी हल्दर जी इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि पानी एकदम गिर रहा है और वो बह के चला जा रहा है। जमीन के अंदर, धरती के अंदर पानी जाए, जिससे हम कहते हैं धरती की प्यास बुझना, वो भी नहीं बुझती आज के समय में। तो ये लगातार पानी का, बरसात का पैटर्न बदलने के कारण से पानी को रोकना, ये आज हमारे लिए बड़ा प्रश्न है। और इसकी अवेयरनेस सरकारों ने काम भी जो शुरू किया, मुझे कल हमारे एक सांसद है CR पाटिल साहब, वो मुझे स्ट्रक्चर बता रहे थे कि अपने घर का पानी मैंने अपने क्षेत्र में कैसे रोकने के लिए छोटे से सोख्ता गड्ढे बना करके प्रयोग हमने शुरू किया है। सुझाव है कि ग्रामीण या फिर शहरों में खासतौर पर अलग इरिगेशन को लेकर क्या सरकारों को कड़ी नीतियों की जरूरत है कि कौन सी फसलों को अब लगाया जाए जो भले ही प्रॉफिट ज्यादा देती हूँ लेकिन पानी कम इस्तेमाल हो। ये भी बिल्कुल आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, ये आवश्यकता है। जी मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। ये बिल्कुल आवश्यकता है इस बात की कि इस प्रकार के क्रॉप जो प्रोडक्शन में हम कौन से रोटेशन को अपनाएं कि कौन सी फसल हमारे लिए यहाँ के लिए उपयोगी है। अगर पथरीली जमीन है वहाँ पानी आप देते रहिए तो कितना ही फ्लो में पानी जाएगा, उसका उपयोग नहीं होगा। अगर आप ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करेंगे तो वहाँ फसल भी अच्छी होगी, वहाँ हॉर्टिकल्चर की फसल हो सकती है। मैं तो एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हूँ। तो इन सारे मुद्दों पर मुझे लगता है कि जो रिसर्च की आवश्यकता है और अवेयरनेस जो चाहिए, मुझे लगता है कि इन चीज़ों को सरकार ने करने का प्रयास किया है। लेकिन और आज इस बात की आवश्यकता है। विजय जी बहुत संक्षेप में, सर वक्त खत्म हो रहा है, क्या और देखिए मैं यही कह रहा हूँ, ये जो कह रहे फसल की बहुत अच्छी तरह से नियोजन होना जरूरी है। विदर्भ में 40% जमीन पे ज्वार होती थी खरीफ की, आज 1% भी नहीं है। हम मनमोहन सिंह जी से लेकर तो देवेंद्र फडणवीस तक के सबसे ये मांग कर रहे हैं कि विदर्भ में 1% भी ज्वार नहीं है। ज्वार बोने के लिए आप सब्सिडी दीजिए। हम ये मांग कर रहे हैं कि मनरेगा में बुआई से कटाई तक के ज्वार बोने के लिए आप योजना कर दीजिए। ज्वार बोई जाएंगी तो कम पानी लगेगा, अनाज भी पैदा होगा, चारा भी पैदा होगा, जानवर भी रहेंगे, गोबर खाद भी होगा, कार्बन कंटेंट भी सॉइल का बचेगा और बायोमास बढ़ने के कारण सूखी खेती भी सस्टेनेबल होगी। पर ये सब करने के लिए हमें पॉलिटिकल विल की जरूरत है, सिर्फ घोषणाओं की जरूरत नहीं है। ये मेरा विनम्र निवेदन है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। हल्दर साहब एक आखिरी कमेंट। सरकारों के लेवल पर, समाज के लेवल पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक है स्थायी कदम यानी कि दीर्घकालिक जो कदम की बात कर रहे हैं, और एक फिलहाल अगर ताज़ा हालात बदलने की बात करें तो क्या उम्मीद करते हैं? बेसिकली जो है हमें जो है वाटर बजटिंग करना पड़ेगा कि हम जो है हमारे जो है मानसून के बाद कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है, उसकी बजटिंग करके हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर हम बजटिंग के बाद प्लानिंग करें कि मैं इतना पानी इसके लिए अलोकेट कर रहा हूँ, मैं इतना पानी ड्रिंकिंग के लिए अलोकेट कर रहा हूँ, मैं इतना पानी रिक्रिएशनल या दूसरे पर्पज़ के लिए ये अलोकेशन करके अगर हम उसको मॉनिटर करें तो हम ये पानी को जो है नेक्स्ट मानसून तक इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसिकली वाटर बजटिंग की ज़रूरत है। अभी जो है हमारे रिजर्वायर्स में पानी सफिशिएंट, अभी जैसे उनका लेवल कम हो गया है, अभी हार्डली जो है वो जो है अपने लोएस्ट लेवल पे आ गया है। अगर हम शुरू में ही, जैसे ही मानसून ख़त्म होता है अक्टूबर के महीने में, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज आए हुए हैं, जो रिजर्वायर का लेवल है, जो उसमें पानी भरा हुआ है, अगर उसको साल भर की प्लानिंग पहले से कर ले और उतना ही हम एलोकेट करते रहें तो हमें जो है क्या ये दिक्कत है कि एक मानसून में जो बारिश का पानी आता है हम उसको सहज कर अगले मानसून तक नहीं रख पाते हैं? मेन दिक्कत आप ये कह रहे हैं? नहीं, बेसिकली हम रखते हैं सहज के, लेकिन उसके बाद जो है साल में जो है उसके लीनेस्ट पीरियड में जो है उसका यूटिलाइजेशन पैटर्न जो है वो गड़बड़ा जाता है। अगर आपने वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप्स लगा दी है तो जो आपकी इरिगेशन में देना था पानी, उससे ज़्यादा पानी आप वहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, तो वो पानी आपको कहीं ना कहीं से मीटअप करना पड़ेगा। दूसरा जो है हमारी ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमें 100% पानी जो है वो हमें देना ही देना। तो आप ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पानी सारे रिजर्वायर्स में जो भी आपकी स्टोरेज है वहाँ पे आप उसको बचा के रखिए और ये आप कोशिश करिए कि ये पानी जो है जो है मानसून जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक वो पानी वहाँ चलता रहे। एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर की कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो ग्रामीण इलाकों में जो कहा उन्होंने ये जी ने कि बहुत ज़्यादा समरसेबल या पंप लग रहे हैं, उसके एक्चुअली सबसे बड़ी एक दिक्कत जो है वाटर की जो स्कीम्स है उससे कुछ नहीं, अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमारे पास जो आगे के दिनों में जो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज की एक कैपेसिटी होती है। हम जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस कैपेसिटी से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पंजाब में जैसे कहा जा रहा है कि अगले 20 सालों में जो भी वहाँ पे ग्राउंड वाटर अवेलेबल है वो सारा हम यूटिलाइज सारा जो है हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद ग्राउंड वाटर वहाँ अवेलेबल ही नहीं रहेगा। तो पंजाब विल मे बी ए केस जिसको कहते हैं कि फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू पॉवर्टी। हम ऐसी कंडीशन कहीं भी नहीं लाना चाहते हैं। तो
तो हम कहते हैं कि बेसिकली जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस है उनका उनको बड़े अच्छे से उनका उपयोग करिए, उनका कम से कम उपयोग करिए, और उसका जो है एक्सट्रैक्शन जो है आजकल हाई पावर्ड पंप्स और ये सब जो है उनको उस तरीके से उनका उपयोग ना करें। आपकी जो है ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो है वो आप सरफेस वाटर से करने की कोशिश करिए, और जहाँ पे डेफिसिट होता है वहाँ पर ही ग्राउंड वाटर के ऊपर आप डिपेंड करिए। ग्राउंड वाटर को मेन सोर्स ऑफ सप्लाई मत बनाइए। कुछ जगह पे जहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा है, एक्सेस है, वहाँ पे आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। बट बाकी जो है देश के 3/4 एरियाज़ में जहाँ ग्राउंड वाटर की कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है, वहाँ पे फर्दर एक्सट्रैक्शन के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी है। कड़े कदमों की जरूरत होगी आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम मसले पर चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए असल में देश में पेयजल का संकट क्यों बढ़ता जा रहा है, अच्छी बारिश हो या फिर मानसून में कमी, उसके बावजूद हालात बद से बदतर क्यों हैं और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और आगे का रास्ता ढूंढेगा कौन। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।